E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो कक्षा 10 के जो भूगोल का पार्ट है उसकी वीडियो है। ये दीर्घ प्रश्न है उनकी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर सभी लोग ध्यान से देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये क्लास 10 की जो इम्पोर्टेंट है, कक्षा 10 के भूगोल का लेसन है। पहला लेसन संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास के जो इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरी हैं उनका ये वीडियो है। चलती देख लेते हैं आगे कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं। दिया है जलोढ़ मिट्टी तथा काली मिट्टी की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप सभी लोग ज़रूर इसको तैयार कर लें। ये 2016 में पिछली बार पूछा गया था, अभी इस जब से नहीं पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी तथा काली मिट्टी की विशेषताओं को संक्षेप में लिखना है। यही क्वेश्चन आपसे जो है 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, विकल्प में भी पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, या काली मिट्टी की विशेषताएं क्या है, या काली मिट्टी में किस तरीके की खेती होती है। तो कई तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये दीर्घ उत्तरीय में है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझें, ध्यान दें। तो दिया है जलोढ़ मिट्टी तथा काली मिट्टी की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं क्या होती हैं, सबसे पहले देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। तो जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी होती हैं। जलोढ़ मिट्टी नंबर 1 धान है, गेहूँ, जौ, चना, गन्ना एवं मटर आदि की पैदावार के लिए अनुकूल होती है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है और इसमें बहुत अच्छी फसल होती हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी से ही पूछा जाता है। तो इसमें जो है क्या विशेषता है इसकी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस मिट्टी में जो है जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूँ, जौ, चना, गन्ना, मटर आदि की पैदावार के लिए अनुकूल होता है। जलोढ़ मृदाएँ गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। मतलब कहने का ये हुए जो बलुई दोमट मिट्टी से जो दोमट यानी हल्की थोड़ी सी बालुई टाइप की मिट्टी होती है और चिकनी मिट्टी की प्रकृति की होती है। ये मिट्टी सूक्ष्म तथा मध्यम कणों से निर्मित होने के कारण इसमें जल देर तक ठहर सकता है। यानी इसमें जो है क्या होता है, इसमें मध्यम और सूक्ष्म कण होते हैं, ये छोटे छोटे कणों से निर्मित होती है। इस कारण से इसमें जल यानी पानी जो है काफ़ी देर तक ये पानी को सोख कर रखती है, इसकी विशेषता है। अगला पॉइंट जो दिया है वो दिया है कि सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। यानी पोटास यानी खाद की मात्रा बात की तो पोटास एक खाद होती है जो इस मिट्टी में अधिक पाई जाती है, जो खेती के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। यह मृदा पीले भूरे रंग की होती है, यानी पीले, हल्का पीले और भूरे रंग की होती है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई जलोढ़ के गठन निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। यानी कितने समय तक ये मिट्टी का निर्माण हुआ है ये इस पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। जो गहन कृषि होती है तो वो किस पे की जाती है, जलोढ़ मृदाओं पर, क्योंकि ये मिट्टी जो है खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, इसलिए जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। अगला पॉइंट दिया है भारत के संपूर्ण क्षेत्र के 45.6% भाग पर विस्तृत है। यानी भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है, जितना भी भारत का पूरा संपूर्ण क्षेत्र है उसके 45.6% यानी 45.6% भाग पर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो एक बार और हम रिपीट कर देते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में क्या विशेषताएं हैं। देखिए इस मृदा में गेहूँ, धान, जौ, चना, मटर आदि की पैदावार के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। ये तो देखिए आप नॉर्मली जानते हैं आप सभी कि जो है मिट्टियों में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, कॉमन फसल होती हैं जो कि लगभग सभी में होती हैं। तो आप इतना याद रख सकते हैं, गेहूँ, धान, जौ, चना, मटर की खेती के लिए अच्छी होती है। ये जो है बलुई दोमट चिकनी मिट्टी की प्रकृति की होती है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा देर तक रह लेता है। इसमें सामान्यतः पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये पीले रंग की और भूरे रंग की होती है और जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। इसके अलावा यह भारत के संपूर्ण क्षेत्र के 45.6% भाग पर फैली हुई है। अब आता है अगला जो दिया है वो है काली मिट्टी की विशेषताएं क्या होती हैं। तो काली मिट्टी की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो काली मिट्टी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ध्यान से। नंबर 1
नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है। यानी काली मिट्टी होती है, आप सभी ने देखा होगा कि काली मिट्टी में नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। थोड़ा सा पानी मिलने पर काली मिट्टी जो है बहुत जल्दी नम हो जाती है। ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती है। तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण हुआ है इसका। तो ज्वालामुखी का मतलब जैसे कभी ज्वालामुखी फटे, उनसे जो लावा निकला और बहता चला गया और ठंडा होने के बाद जो बचा, तो वो काली मिट्टी का निर्माण करता है। कपास के लिए उपयुक्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कौन सी है? काली मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी है काली मिट्टी। पर्याप्त मात्रा में खनिज उपस्थित होते हैं। तो काली मिट्टी जो कि ज़मीन के नीचे यानी लावा से निकल के आती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें खनिज पाए जाते हैं। यह 45.60% क्षेत्र पर विस्तृत है। तो एक बार और जो है काली मिट्टी की विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण हुआ। देखिए, नमी बहुत लंबे समय तक रहती है और इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, यानी ज्वालामुखी फटने से जो लावा ठंडा हुआ उससे हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कपास के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। यानी काली से आप याद रख सकते हैं, काली और का से कपास। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मृदा, और इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज भी उपस्थित होते हैं। ये 45.60% क्षेत्र में विस्तृत भी है। तो ये इसके जो है जलोढ़ और काली मिट्टी की विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। वैसे तो ये दीर्घ उत्तरी है आपका, और 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं क्या हैं अथवा काली मिट्टी की विशेषताएं क्या हैं। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी हद तक पेपर में पूछा जाता है। तो मृदा अपरदन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है, मृदा अपरदन क्या है। इसके बाद पूछा है भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी भारत में कितने प्रकार के मृदा अपरदन होते हैं, इनके बारे में बताना है। अथवा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। देखिए, एक ही बात है कि मृदा अपरदन क्या है या मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, दोनों का मतलब एक ही। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर कर देते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहले मृदा अपरदन क्या है? जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। भारत में अपरदन प्रचलित निम्नलिखित। यानी मृदा अपरदन का मतलब सीधी सीधी भाषा में यदि समझे तो जब भी पानी जो ज़मीन होती है यानी मिट्टी होती है, जो उसकी ऊपरी परत होती है, तो वो जल और या पवन यानी हवा के माध्यम से या फिर जल के माध्यम से मिट्टी की ऊपरी परत जो है बह जाती है या फिर उड़ जाती है, तो उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि मृदा की ऊपरी परत का जो है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, उसका जो है निकल जाना या हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा अपरदन अब आपको याद हो ही गया होगा, एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। तो मृदा अपरदन का मतलब है कि जल तथा पवन, याद रखिए, जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि जल हो या पवन द्वारा जो भूमि की ऊपरी परत होती है उसका शीघ्रता यानी आसानी से बह जाना या हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। भारत में निम्नलिखित मृदा अपरदन प्रचलित है या निम्न तरीके के मृदा अपरदन होते हैं। वायु द्वारा मैदान या किसी ढलुआ क्षेत्र से मृदा का उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को वायु या पवन अपरदन कहते हैं। यानी कि जो वायु के द्वारा यानी हवा, जब तेज आंधियाँ आती हैं तो मिट्टी की ऊपरी परत जो है हवा के माध्यम से उड़ जाती है, तो उसे हम मृदा अपरदन यानी कि वायु अपरदन, पवन अपरदन कहते हैं। आवश्यक वायु अपरदन तब होता है जब तेज हवाएं सूखे की अवधि के समय हल्की बनावट वाले मृदा के क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब बहुत तेज़ आंधी आती है तब जो है हवाएं जो है सूखे की अवधि के समय हल्की बनावट वाले मृदा के क्षेत्रों के ऊपरी बहती हैं। यह शुद्ध एवं अर्ध शुष्क चराई भूमि की निम्नीकरण का सामान्य कारक है। यह जो है शुद्ध एवं
अर्ध शुष्क मतलब शुद्ध का मतलब सुही, और अर्ध शुष्क का मतलब जो हल्की सूखी होती हैं चराई भूमि की निम्नीकरण का सामान्य कारक है। ये मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है। मरुस्थलीकरण का मतलब ये हो गया कि अपर्दन जब होता है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वही उपजाऊ होती है। यदि मिट्टी की ऊपरी परत जो है किसी हवा या पानी के सहारे बह जाएगी तो जो है वो भूमि उपजाऊ नहीं रह जाती है, तो वो भूमि बंजर हो जाती है, यानी मरुस्थलीय हो जाती है। इसलिए इसका पॉइंट बन जाता है कि ये मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है। सूखा व अति चराई के कारण जब भूमि की ऊपरी परत शक्तिशाली हवा के प्रभाव में उड़ जाती है तो वह पवन अपरदन कहलाता है। यानी पवन अपरदन का मतलब होता है कि पवन यानी हवा के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का उड़ जाना या बह जाना, तो इस तरीके के अपरदन को पवन अपरदन कह देते हैं। या फिर चराई के कारण, चराई का मतलब जब पशुओं को चराया जाता है तो जब भूमि की ऊपरी परत शक्तिशाली हवा के प्रभाव से या सूखे के प्रभाव से इन तरीके से जो ऊपरी परत होती है जो उपजाऊ होती है वो नष्ट हो जाती है, जिसके वजह से जो है अपरदन की प्रक्रिया हो जाती है और वह भूमि जो हो जाती है अनउपजाऊ यानी कि बंजर पड़ जाती है। फिर निलंबन, सतह संचलन और विसर्पण 3 प्रकार के मृदा संचलन व पवन अपरदन के दौरान होते हैं। यानी निलंबन होता है, सतह संचलन और विसर्पण 3 प्रकार के मृदा संचलन पवन अपरदन के दौरान होते हैं। पवन अपरदन से बचाव की निम्नलिखित उपाय। अगर हम ये बात करें कि पवन अपरदन से बचाव कैसे किया जाए मृदा को, तो बड़े खेतों को कई पट्टियों में बांट दिया जाए। यानी जो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं उनको कई पट्टियों यानी छोटे छोटे टुकड़ों यानी पट्टियों में बांट दिया जाए और प्रत्येक पट्टी के बीच घास उगने के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाए। यह हवा की शक्ति को कमज़ोर करती है। यानी कि जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनको छोटे छोटे पट्टियों में, जैसे बड़े खेत होते हैं तो उनको छोटे छोटे पट्टियों में बांट दिया जाए और उनके बीच बीच में जो है घास उगने के लिए जगह छोड़ दी जाए। इससे ये होता है कि जो तेज़ हवाएं होती हैं वो जो घास होती है वो तेज़ हवाओं को रोक लेती है। तो इसलिए जो मिट्टी की जो परतें होती हैं वो घास की वजह से उड़ नहीं पाती हैं और मिट्टी जो है खेत से दूर नहीं जा पाती है। तो इस तरीके से हम जो है मृदा यानी पवन अपरदन को जो है कम कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। आगे दिया है, खेतों के चारों ओर पौधों को रक्षक मेखला या पट्टियाँ लगा दी जाएं जो हवा की गति को कम करने में प्रभावी होती हैं। तो जो खेत होते हैं, खेत के चारों ओर जो है पौधों को, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं पौधों को पट्टियाँ लगा दी जाएं। यानी साइड से अगर हम जो है पौधों की पट्टियाँ लगा दें तो जो है मृदा जो हवा होती है, तेज हवाएँ चलती हैं उनकी गति धीमी पड़ जाएगी, यानी कि वो पेड़ जो है गति को रोक लेंगे, तो मृदा जो है गति हवा के माध्यम से नहीं उड़ेगी। अगला है, बहते हुए जल के कारण जब मृदा की ऊपरी परत बह जाती है तो वह जल अपरदन कहलाता है। यानी कि भारत में 2 प्रकार के अपरदन होते हैं। अभी आपने पढ़ा पवन अपरदन, अब हम बात कर रहे हैं जो है जल अपरदन की। तो जब पानी बरसता है या पानी बहता है या बाढ़ आती है तो बहते हुए जल के कारण जब मृदा की ऊपरी परत बह जाती है तो वह जल अपरदन कहलाता है। यानी जल के द्वारा होने वाला अपरदन जल अपरदन और पवन यानी हवा के द्वारा होने वाला अपरदन पवन अपरदन कहलाता है। तो जब बृहद क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो वह चादर अपरदन कहलाता है। जब बहता हुआ जल मृत नाली यानी जल मृतिका का मतलब मिट्टी युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है तो वह अवनालिका अपरदन कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि जब बहता हुआ जल, जब पानी बहता है तो मृतिका यानी मिट्टी युक्त मृदाओं को काटते हुए, यानी कभी कभी आपने देखा होगा खेतों में कई जो है ज़्यादा मिट्टी बह जाती है तो नालियाँ टाइप की बन जाती है, गहरी वाहिकाएं यानी नालियाँ टाइप की बना देता है, तो वह अवनालिका अपरदन कहलाता है। तो उसी को अवनालिका अपरदन कह देते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है क्योंकि उसकी जो ऊपरी परत होती है पानी के साथ घुलकर बह जाती है और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कह देते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। तो यानी चंबल का जो इलाका है, ऐसी जो चंबल है बीहड़ क्षेत्र है, उसमें ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहते हैं क्योंकि ऐसी भूमि उपजाऊ नहीं रह जाती है क्योंकि इसकी ऊपरी परत पानी के साथ बह जाती है। अब अगर संरक्षण की बात करें तो संरक्षण कैसे किया जाएगा, पवन अपरदन से कैसे जो है बचाया जा सकता है, तो इसके संरक्षण के निम्नलिखित उपाय दिए गए हैं। नंबर 1, सामुदायिक भागीदारी द्वारा बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करके इसे रोका जा सकता है, जिस प्रकार हरियाणा के पंचकुला जिले में किया गया। संवर्धित जल संभर विकास के द्वारा, जैसे कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में किया गया। यानी जल अपरदन को रोकने के लिए सभी की भागीदारी होनी जरूरी है
और इसमें जो है कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, यदि हम वृक्षारोपण करेंगे तो जो पानी है, पानी के साथ जो मृदा बह रही होगी उसको हम रोक सकते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा के पंचकुला ज़िले में किया गया, यानी ये बता रहे हैं कि जो हरियाणा का पंचकुला ज़िला है वहाँ पे ये विधि अपनाई गई है। वैसे ही जो संवर्धित जल संभर विकास के द्वारा भी मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में भी ये विधि अपनाई गई है। वनोन्मूलन, अति चराई और जल प्राणी की कृषि वे मानकीय कारक हैं जो प्राकृतिक कारक को मृदा अपरदन के लिए जमीन प्रदान करते हैं। इससे बचाव के निम्नलिखित कारण है। तो मतलब जो वनोन्मूलन है, वनों का जो ह्रास हो रहा है, अति चराई, बहुत ज़्यादा चराई होती है, जल प्रणाली की कृषि, वे मानकीय ऐसे कारक हैं ये जो हैं जो प्राकृतिक कारक को, जो मृदा अपरदन के लिए जमीन प्रदान करते हैं, जो प्राकृतिक कारक। अब इनसे बचाव के निम्नलिखित उपाय क्या हैं? नंबर 1, अति चराई पर रोक लगाई जाए, यानी जानवरों के बहुत ज़्यादा चराई पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जानवरों की चराई में भी बहुत सारी ऊपरी घास उखड़ जाती है, जिससे मृदा जो होती है, उपजाऊ मृदा, वो नष्ट हो जाती है। दूसरा, अगला पॉइंट है वन रोपण करके। वन रोपण करके भी हम जो है जलापर्दन को रोक सकते हैं, क्योंकि वन अपरदन से जो है मिट्टी रुक जाती है, बहने से रुक जाती है। अगला पॉइंट है संरचनात्मक बांध बनाकर। यदि हम बांध बना दें तो मिट्टी, यानी उस जल है, जो खेतों का जल, एक जगह स्थायी हो जाएगा, जिससे उसके साथ घुली हुई मृदा भी स्थायी हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हम जल अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये जो है आपके जो है एक लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको आगे आने वाली अन्य वीडियो के बारे में जानकारी पहले मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।